नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं राहुल रंजन। ऐसा टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं एसएसजीडी का जीके जीएस, यानी कि एसएसजीडी 2025 में जो फरवरी में होने वाला है, उसके लिए हम लोग लेके आए हैं क्या। तो उसके लिए फरवरी में जो होगा 4 तारीख से शायद स्टार्ट है। तो लगभग में 1 डेढ़ महीने तक एग्जाम चलेगी, या 17 में चलेगी। शायद अभी नोटिस आया है, तो उसी के लिए लेके आए हैं जीके जीएस। एक भी जीके जी अगर यहाँ तक कि लगभग में कितना सेट हो जाएगा, तो लगभग में 30-40 सेट तो हम लोग करवा ही लेंगे। तो अगर 30-40 सेट अगर आप अब मतलब देख लेंगे इस चैनल पे, तो कभी नहीं जीके जीएस छूटेगा जीएस एस जीडी में। क्या पूछेगा पता है कि क्या पूछेगा? एस एस जीडी हमने देखे हैं उसका क्वेश्चन, कुछ ज्यादा लेवल का नहीं रहता है। ये प्रैक्टिस सेट पहला है। क्या है? प्रैक्टिस सेट पहला और नया तरीके से लेवल वाइज लेवल, ये पहला लेवल है, इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा? नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। पहला पहला प्रैक्टिस सेट है इसलिए। और जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट ऊपर जाएगी, वैसे वैसे क्वेश्चन की लेवल भी क्या होगा, हाई होता चला जाएगा। तो अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को शेयर और लाइक दोनों कर दें, और कमेंट तो करना ही है आपको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या होता है पहला क्वेश्चन? क्या है पहला क्वेश्चन? देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? आप बताइए कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? क्या 1757 में हुआ था? क्या 1857 में हुआ था? क्या 1947 में हुआ था? या 1764 में हुआ था? कब हुआ था? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। देखिए, भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, पहला स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में हुआ था। अगर 1757 की बात किया जाए, तो इसमें क्या हुआ था? तो यह प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। अगर 1947 के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? आजाद हो गया था, फ्रीडम हो गया था। क्या हो गया था? फ्रीडम हो गया था। और 1764 की बात किया जाए, तो 1764 में क्या हुआ था? तो ये हुआ जो था, बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। 1947 में क्या हुआ था? जो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। आजाद हुआ था। और 1857 में क्या हुआ था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध देखेंगे तो कब हुआ? 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757। और बक्सर का युद्ध देखेंगे तो कब हुआ था? 1764। देश आजाद 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई इनके बीच लड़ी गई थी। किसके बीच लड़ी गई थी? क्या मुगल और सम्राट के बीच लड़ी गई थी? मुगलों और मराठों के बीच लड़ा गया था? क्या मराठा और अफगानों के बीच लड़ा गया था? क्या अंग्रेजों और मराठा के बीच लड़ा गया था? क्या मुगलों और अंग्रेजों के द्वारा लड़ा गया था? तो यहाँ पे जो हुआ है, इसका आंसर जो होगा पानीपत की, अगर तीसरी लड़ाई जो कब हुआ था, तो 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। 1761 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो आदम शाह अब्दाली था। कौन था? आदम सॉरी अहमद 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 शाह अब्दाली अब्दाली था। और सेकंड कौन था? तो सेकंड था मराठा सेना थे। कौन थे? मराठा सेना। मराठा सेना। और यहीं से मराठा सेना क्या हो गया था? कमजोर हो गया था। यहीं से मराठा सेना क्या हो गया था? कमजोर हो गया था। और ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच लड़ाई हुआ था। कब? 1761 में। तीसरा लड़ाई कब हुआ था? 1761 में। और पानीपत का पहला तो 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। और दूसरा 1556 में। कब हुआ था? 1556 में। पहला लड़ाई 1761, दूसरा 1556, और तीसरा 15 सॉरी पहला 1526, और तीसरा 1761, और दूसरा 1556 में हुआ था। पानीपत के तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। क्योंकि किनके बीच हुआ था? तो मराठा और अफगानों के बीच, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी किसके बीच? तो मराठा और अफगानों के बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो मराठा और अफगानों के बीच हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है कि भारत में दीन ए इलाही भारत में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? भारत में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो भारत में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। ठीक है, अकबर ने। और इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है। अगर बात किया जाए कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है? मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो बाबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। बाबर, अकबर, बाबर। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन हो गया? तो मुगल वंश का संस्थापक हो गया बाबर। और अकबर जो हो गया, क्या होगा? दीन इलाही धर्म की शुरुआत किया था। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर चौथा को अगर हम लोग देखें तो क्या है उसमें पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया? चंपारण अगर सत्याग्रह की बात किया जाए, चंपारण सत्याग्रह की बात किया जाए, तो किसके द्वारा क्या किया गया? शुरू किया गया। तो चंपारण सत्याग्रह जो है,
महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अब कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था। कब किया गया था? 1917 में किया गया था। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था? चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। याद रखें, चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1917 में। शुरू कहाँ से हुआ था? तो बिहार से हुआ था। कहाँ से हुआ था? बिहार से हुआ था। अब ये बताइए कि सब बुलाया था कौन महात्मा गांधी को? महात्मा महात्मा गांधी को किसने बुलाए थे? तो महात्मा गांधी को किसने बुलाए थे? ये आप कमेंट करके बताइए कि महात्मा गांधी को किसने बुलाए थे। क्वेश्चन नंबर 5वां को देखें कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पहला पूछा जाएगा मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन हो गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके द्वारा की मतलब किसके सहायता से किए थे? तो चाणक्य। किसके? चाणक्य। चाणक्य के सहायता से किए थे। किनके सहायता से किए थे? चाणक्य की मदद मदद से यह साम्राज्य क्या किए थे? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। इनकी सहायता से किए थे मौर्य साम्राज्य की स्थापना, तो चाणक्य की सहायता से किए थे। और इसको चाणक्य के और नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त इन्हीं का नाम है, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, ठीक है। और चाणक्य ने क्या लिखे थे? कौन सा बुक? तो अर्थशास्त्र लिखे थे। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो चाणक्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र किसने लिखे थे? तो चाणक्य। अर्थशास्त्र किसने लिखे? चाणक्य ने। इनका नाम में और क्या है? विष्णुगुप्त नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा साम्राज्य का स्थापना किया? तो मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा को देखें तो क्वेश्चन नंबर छठा है कि कौन सी नदी जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से होकर बहती है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? तो कांगो नदी जो है क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ क्या कांगो से ऑफ कांगो से होकर बहती है। कांगो नदी कांगो से होकर बहती है। और कांगो नदी जो है कहाँ पड़ती है? तो मध्य अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी। यह क्या है? यह मध्य मध्य अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। मध्य अफ्रीका की क्या है? सबसे बड़ी नदी है। कांगो नदी जो है मध्य अफ्रीका की क्या है? सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। कांगो नदी क्या है? और ये देखा जाए तो पूरा दुनिया का नील नदी को दुनिया का सबसे सबसे लंबी नदी बोला जाता है। सबसे लंबी नदी। ठीक है। दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है। कौन है? तो नील नदी है। नील नदी क्या है? दुनिया का सबसे लंबी नदी हो गई। कांगो नदी क्या है? मध्य अफ्रीका की सबसे सबसे बड़ी नदी हो गई। कौन सी नदी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से होकर बहती है? कांगो से होकर कौन सी नदी बहती है? तो कांगो नदी बहती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या है? तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो अगर बात किया जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो गया कौन? बृहस्पति। सौर सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है। हम लोग नीला ग्रह किसको कहा जाता है? नीला ग्रह। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी का। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? लाल ग्रह। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह, मंगल को लाल ग्रह। हवा का है ये पृथ्वी पर ही एक जीवन संभव है। ठीक है। जीवन संभव कहाँ पे है? पृथ्वी पे ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? तो बृहस्पति हो गया। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति हो गया। नीला ग्रह किसको? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। और लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां में है कि ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट की बात किया जाए तो ब्लैक फॉरेस्ट यह क्या है? पहले तो बात करते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट है क्या। ये जो है क्या है कि यह एक प्रसिद्ध प्रसिद्ध पर्वतीय और घना जंगल है। और घना जंगल है। ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है प्रसिद्ध पर्वतीय और घना जंगल है। इसको हम क्या करते हैं? ब्लैक फॉरेस्ट एसी का क्षेत्र में आता है तो यही ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतीय और घना जंगल है, उसी को ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं। और ये पाया कहाँ जाता है? तो पाया जाता है ये कहाँ? तो ये जर्मनी में पाया जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ में है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ में है? तो ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ में है? तो जर्मनी में है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जर्मनी में। ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा 8वां का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ में स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट है जो जर्मनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए कि क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन है? तो गंगा नदी है। यह एक पवित्र नदी मानी जाती है। यह एक पवित्र नदी मानी जाती है। पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है। पवित्र नदी मानी जाती है। पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10वां को देखते हैं।
क्या है, किस महासागर को हिंदी महासागर कहा जाता है, सॉरी हिंद महासागर कहा जाता है। किस महासागर को हिंद महासागर कहा जाता है, किस महासागर को हिंद महासागर कहा जाता है, तो किस महासागर को हिंद महासागर कहा जाता है, ध्यान से पढ़िए। क्या अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर कहता है, क्या प्रशांत महासागर को हिंद महासागर, क्या भारतीय महासागर को हिंद महासागर, या आर्कटिक महासागर को हिंद महासागर। पहला तो अटलांटिक महासागर अपना अपना महासागर अलग महासागर है। प्रशांत महासागर ये बहुत बड़ा, यह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, दुनिया का सबसे सबसे बड़ा महासागर महासागर है, ठीक है। और भारतीय महासागर को ही क्या कहा जाता है, हिंद महासागर कहा जाता है। भारतीय महासागर को क्या कहा जाता है, हिंद महासागर कहा जाता है। यह महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है, और भारत के यह कहाँ में स्थित है, तो यह भारत के दक्षिण में स्थित है, भारत के दक्षिण में स्थित है, भारत के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। भारत के कहाँ स्थित है, हिंद महासागर भारत के कहाँ पे स्थित, कौन सी दिशा में स्थित है, तो दक्षिण में स्थित है। और इसका हिंद महासागर किसको कहा जाता है, तो भारतीय महासागर को कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। और ये सब तो अलग है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है कि 11 को देखें कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया था। भारत में ये लिखा गया है यहाँ पे, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है, 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन अगर अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका में कितना वर्ष के लिए होता है, तो 4 वर्ष के लिए होता है। अमेरिका में कितना वर्ष के लिए होता है, 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए होता है। कितना वर्ष के लिए होता है, 4 वर्ष के लिए होता है। अमेरिका में कितने वर्ष के लिए होता है, 4 वर्ष के लिए होता है। इस बार देखिए, इस बार डोनाल्ड ट्रंप का पार्टी जीती है, तो देखिए क्या होता है अमेरिका में इस बार, वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप शायद बनने वाले हैं वहाँ के राष्ट्रपति। और भारत में अभी राष्ट्रपति कौन है, तो भारत में राष्ट्रपति लेडीज है, कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। कौन है भारत के राष्ट्रपति, अभी कौन है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति, कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। अगर बात किया जाए कि प्रथम राष्ट्रपति कौन होगा भारत के, तो प्रतिमा सिंह पाटिल, लेडीज में प्रतिमा सिंह पाटिल, लेडीज है, महिला। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे, प्रतिमा सिंह पाटिल। और पुरुष में तो राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। पुरुष में कौन हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए प्रथम, और प्रथम महिला में कौन होगा, प्रतिमा सिंह पाटिल का। वर्तमान में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। अब चलते हैं, यानी कि अमेरिका में कितने कितने साल के लिए राष्ट्रपति बनते हैं, तो 4 साल के लिए बनते हैं। और भारत में कितने साल के लिए राष्ट्रपति बनते हैं, तो 5 साल के लिए बनते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या है, तो भारत का पहला नागरिक कौन होता है, भारत का पहला नागरिक कौन होता है, पहला, हाँ, भारत का पहला नागरिक कौन होता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे कि भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है, तो भारत का पहला नागरिक जो है राष्ट्रपति को माना जाता है। किसे माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है, राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का प्रमुख और पहला नागरिक होता है। ये क्या होते हैं, भारत का पहला नागरिक होता है। अभी प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है। कौन है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री, कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। कौन है, नरेंद्र मोदी है। राष्ट्रपति तो बताया है कि द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। और बात किया जाए तो मुख्य न्यायाधीश तो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ जस्टिस होते हैं, तो इसमें तो क्या नहीं। हालांकि अगर राष्ट्रपति अगर ना हो, किसी कारण अगर कुछ हो जाए, तो उपराष्ट्रपति चला जाता है। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश ही बन जाते हैं, वही चलाते हैं, राष्ट्रपति के पद ग्रहण करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 की बात किया जाए, 13 जो है, 13 में क्या है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को क्या करते हैं, शेयर कर दें। और 13 अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। 13 के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान संविधान जौन सभा बना था, उस समय एक सभा लगा था, संविधान सभा सभा बना था, और सभा को उस समय के अध्यक्ष कौन थे। अगर संविधान सभा की बात किया जाए तो कौन थे, देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष, अगर अस्थाई की बात किया जाए, अस्थाई अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद होगा, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, प्रसाद होगा। और और अस्थाई की बात किया जाए, अस्थाई बात किया जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा होगा। कौन होगा, सच्चिदानंद सिन्हा होगा। अस्थाई की बात किया जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा होगा। और क्या अस्थाई की तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थाई की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे, तो कौन हो जाएगा, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होगा, तो राजेंद्र प्रसाद होगा। कौन होगा, राजेंद्र प्रसाद होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होगा, तो राजेंद्र प्रसाद होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होगा, तो राजेंद्र प्रसाद होगा, ठीक है। अब इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात किया जाए कि समानता का अधिकार भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है, समानता का अधिकार
समानता का अधिकार भारत अनुच्छेद इसमें जो है समानता का अधिकार कब कहाँ से कहाँ, तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ है? 14 से 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 15 को अगर देखते हैं कि भारत संसद में कितने सदन होते हैं? भारत के, यहाँ पे के छोटी है, भारत के संसद में कितने सदन होते हैं? भारत के संसद में कितने सदन होते हैं? तो यहाँ पे 15 को देखते हैं, भारत के सदन में कितने संसद होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। कौन कौन? तो राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा इसको क्या कहते हैं? किसको, इसको क्या कहते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। उच्च सदन है, इसको निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, उच्च सदन, निम्न सदन, लो सदन, हाई सदन। ठीक है। और राज्यसभा लोकसभा ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों क्या हो गया? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। ठीक है, कौन कौन? राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन होते हैं। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर छठा ही क्या है? तो डीएनए की संरचना, देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया, यानी कि सब मिक्सिंग क्या हुआ है। अगर आप 30 क्वेश्चन हम करवाएंगे डेली, अगर 30 क्वेश्चन आप डेली करते हैं तो जीके जीएस तो नहीं छूटेगा, ये जान लीजिए। जीके जीएस नहीं छूटेगा, बस जितना जाते हैं और एक्स्ट्रा बताते हैं उसको नोट करते रहिए। ठीक है, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बस देखने से कुछ नहीं होगा, देखिएगा कुछ टाइम के लिए याद रहेगा फिर भूल जाइएगा, इसलिए नोट करना बहुत जरूरी है। चलिए क्या होता है, डीएनए की संरचना की खोज किसने किए थे? डीएनए की संरचना की खोज किसने किए थे? डीएनए की संरचना किसने किया था? तो किसने? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। इन्होंने इन्होंने क्या किया था कि 1953 में क्या किया कि डीएनए डबल हेलिक्स का खोज किया। जैसे डीएनए कैसा होता है? डीएनए ऐसा होता है, ठीक है, और इसमें जो ये होता है कि क्या होता है? डबल हेलिक्स है कि ये हेलिक्स हो गया, ये कि ये हेलिक्स हो गया। ये डबल हेलिक्स का खोज किसने किया? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। कब किया था? तो 1953 में किया था। कब किया था? 1953 में किया था। ये दोनों मिलकर वाटसन और क्रिक ने कब किया था? तो 1953 में किया था। और डीएनए के डबल हेलिक्स का खोज किसने किया था? तो यही दोनों ने किया था। ठीक है, डीएनए की संरचना की खोज किसने किया? तो वाटसन और क्रिक ने किया। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे तो 17 को देखेंगे। 17 में क्या है? 17 में है कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलती है? कौन सी विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलती है? आप बताइए कौन सी विटामिन जो है सूर्य के प्रकाश से मिलती है? तो विटामिन डी जो है क्या होती है? विटामिन डी किससे मिलती है? तो विटामिन डी जो है सूर्य से मिलती है, सूर्य के प्रकाश से मिलती है। किससे मिलती है? सूर्य के प्रकाश से मिलती है। किससे मिलती है? सूर्य के प्रकाश से मिलती है। और विटामिन डी क्या करता है? ये हड्डियों को मजबूत करता है। किसको करता है? यह क्या करता है? यह क्या करता है? हड्डियों को क्या करता है? हड्डियों को मजबूत करता है। क्या करता है? मजबूत करता है। मजबूत करता है। ठीक है, मजबूत करता है। हड्डियों को क्या करता है? मजबूत करता है। विटामिन डी जो है हड्डियों को क्या करता है? मजबूत करता है। और विटामिन ए जो है आंखों के लिए बहुत आंखों आंखों रोशनी को बढ़ाता है। आँख के रोशनी को बढ़ाता है। ये गाजर ताजर में पाए जाते हैं। गाजर जल खाइएगा तो विटामिन ए मिलेगा और आँख ठीक रहेगा। ठीक है, तो और विटामिन सी खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। विटामिन डी होगा जो डी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी कि सूर्य के प्रकाश से मिलता है। कौन मिलता है? कौन से सूर्य के प्रकाश में? विटामिन डी मिलता है। और इसका आंसर जो हो जाएगा 17 को डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 में क्या है कि 18 में कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? अच्छा ये बताइए सबसे पहले कि मानव शरीर जो होता है, मानव शरीर का जो खून होता है, खून क्या क्षारीय होता है या अम्लीय होता है? तो बताइए, खून जो होता है क्या क्षारीय होता है? क्या क्षारीय होता है या लवणीय होता है? सॉरी, लवणीय कह रहे हैं, अम्लीय होता है। अम्लीय होता है। क्या होता है? खून अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ तो पीएच मान से ही पता चलेगा। 7 से शुरू होता है, ये क्या होता है? उदय क्या होता है ये? 7 से शुरू होता है। अगर इसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, क्षारीय होगा। इसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? क्षारीय होगा। और इसको अगर नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय हो जाएगा। तो खून का पीएच मान क्या होता है? खून का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। 7.4 होता है। खून का पीएच मान क्या होता है? तो 7.4 होता है। खून का पीएच मान क्या होता है? याद रखिए, खून का पीएच मान क्या होता है? तो 7.4 होता है। जब 7.4 होता है तो आप बताइए कि खून अब क्या हुआ? क्या हुआ? क्षारीय हो गया। खून क्या है? खून है जो क्षारीय है। खून क्या है? तो क्षारीय है। तो 7 पॉइंट, इसका पीएच मान 18 का 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। खून का पीएच मान क्या होता है? तो खून का पीएच मान जो होता है क्या होता है? 7.4 होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि बिजली का आविष्कार किसने किया था? बिजली, बिजली का आविष्कार किसने किया था? आप बताइए, बिजली का आविष्कार किसने किया था? क्या थॉमस एडिसन ने किया था? ये तो बल्ब का आविष्कार किए थे। बल्ब का आविष्कार, ठीक है। कि बेंजामिन क्या फ्रैंकलिन ने किया था? क्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया? तो यही किए थे। कौन किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं किए थे। क्या किए थे? बिजली का आविष्कार। बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो इन्होंने
इन्होंने क्या किया कि पहले क्या किया कि पतंग 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 का प्रयोग किया था। पतंग का प्रयोग से बिजली की खोज की। जैसे ये पतंग उड़ा रहे थे तो शायद बिजली कनकी तो उनको करंट लगा देंगे हुए में। तो इसलिए ये क्या किया कि पतंग के प्रयोग करते समय इन्होंने क्या कर दिया, बिजली का खोज कर दिया। क्या किया, बिजली का खोज किया। देखिए खोज होना रहता है तो कैसे भी जाता है। गलती से ये पतंग उड़ा रहे थे, इनको थोड़ा सा झटका लगा, भाई ये बिजली का खोज कर दिया। देखिए आज कितना के काम का चीज़ है बिजली। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, किसने किया था बिजली का खोज? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बिजली का खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और बल्ब का खोज किसने किया? तो एडिसन ने किया था। बल्ब का खोज किसने किया था? तो एडिसन ने किया था। ठीक है। और देखा जाए, आप चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था क्या? बिजली का खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है देखते हैं। 20 में जो है, 20 के देखा जाए तो 20 में क्या है, 20 को देखा था कि जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? जैव विविधता को संरक्षित यानी कि उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? जैव विविधता को अगर हम संरक्षण करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं, तो इनमें से जो है सबसे क्या जरूरी है कि उसको करेंगे तो वो क्या होगा, क्या हो जाएगा? जैव विविधता बना रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो वन संरक्षण अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा इसमें? जंगलों को संरक्षण अगर जीव जंतु की रक्षा होती है, अगर जंगल की आप संरक्षण करते हैं तो जीव जंतु को क्या होगा? संरक्षण होगा, जैविक विविधता भी बनी रहेगी, उसका सुरक्षित भी होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वन संरक्षण करेंगे तो जैव विविधता संरक्षित रहेगी। ठीक है। अब 20 का, अब 21 को देखते हैं। 21 में क्या है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 को देखते हैं। 21 क्या है, ये देखिए हल्का पूछ दिया। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए हल्का कोई सवाल नहीं होता। जो आपको जानकारी है वो हल्का हो गया, जो नहीं जानकारी है वो क्या, हार्ड हो गया। अगर एग्जाम में अगर ये भी क्वेश्चन नहीं पता है तो ये आपके लिए हार्ड हो जाएगा, जिसको पता है वो भारी क्वेश्चन भी हल्का हो जाता है। इस चलते कोई क्वेश्चन को इजी वे में नहीं लीजिए और क्वेश्चन पे गौर कीजिए, ध्यान दीजिए क्या होता है। तो देखिए भारत के राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत के राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? आपको पता ही होगा, हॉकी हो जाता है। ठीक है, इसमें हॉकी हो जाता है। क्रिकेट है जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये सब का खेल है। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है। और चलिए अब भारत का राष्ट्रीय खेल कौन हो गया? तो हॉकी हो गया। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन हो गया? तो हॉकी हो गया। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन हो गया? तो हॉकी हो गया। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है क्या, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पशु, देखिए कितना इजी आ रहा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय पशु की बात किया जाए, भारत का सब राष्ट्रीय पशु की बात किया जाए तो कौन है? भारत के राष्ट्रीय पशु कौन हो गया? भारत के राष्ट्रीय पशु क्या हो गया? बाघ हो गया। और भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन हो गया? तो मोर हो जाती है। कौन हो जाती है? मोर हो जाती है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन? तो मोर। और जंगल का राजा, राजा शेर को कहा जाता है। और हाथी, हाथी जो है बहुत बड़ा जानवर है, बहुत बड़ा जानवर। हाथी जो है बहुत बड़ा जानवर है। और भारत के राष्ट्रीय पशु कौन हो गया? तो बाघ हो गया। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सब थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है इसलिए जल्दी इसमें से निकलते हैं। अब आता है, ये देखिए फुल फॉर्म आ गया। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनए के अगर मुख्यालय की बात किया जाए, यूएनए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनए के मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में भी स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ है? इसी को संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ में है? न्यूयॉर्क में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की क्या है? अमेरिका की, अमेरिका की राजधानी है। क्या की राजधानी है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। और यही है जो प्रथम राष्ट्रपति भी थे। प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी थे। कहाँ के? अमेरिका के। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे कौन? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन से। और वहाँ के अमेरिका की राजधानी कौन है? तो वाशिंगटन डीसी हो गया। और यूएनए के मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनए के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनए के मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। और यूएनए के मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। यूएनए के मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। याद रखिए यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। इसका, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 24। ठीक है, 24 को देखते हैं क्या है। यानी गांधी जी को राष्ट्रपिता का खिताब किसने दिया? यानी कि गांधी जी को राष्ट्रपिता का खिताब किसने दिया? किसने कहा था गांधी जी को राष्ट्रपिता? ठीक है, किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे। राष्ट्रपिता के उपाधि किसने दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। कब दिए थे? तो 1944 में दिए थे। कब दिए थे? 1944 में दिए थे। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। कब कहा था? तो 1944 में कहे थे। और सुभाष चंद्र बोस। और इनको जो होता है लौह मैन से जाना जाता है, लौह पुरुष, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के। प्रथम, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के कौन? जवाहरलाल नेहरू थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में महात्मा गांधी को क्या कहा था? तो राष्ट्रपिता कहा था। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है,
और अगर बात किया जाए कि महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा की उपाधि किसने दिया था, ये कमेंट करके बताइए। किसने दिया था, जो महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो ये कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेल जो होता है कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आता है? ओलंपिक खेल जो है 4 वर्ष के बाद आता है। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के बाद आते हैं? 4 वर्ष के बाद आता है। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के बाद आते हैं? तो 4 वर्ष के बाद आते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है, इसको देखते हैं। 26 में है कि भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है? भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है? तो कृषि पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो कृषि पर आधारित है। यह योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 से शुरू हुई थी। अब कब तक चली थी? 56 से 56 तक चली थी, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, और भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना, सॉरी हाँ, 51 से 56 तक हुई थी। कब हुई थी? 51 से 56 तक हुई थी, 1951 से 56 तक। और किस योजना किस पर आधारित है? तो कृषि पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो कृषि पर आधारित। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो कृषि पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि फुल फॉर्म पूछ दिया कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। क्या होता है? जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का यह अप्रत्यक्ष कर के रूप में माना जाता है। यह क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर के रूप में माना जाता है। अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर के रूप में माना जाता है। आपको पता नहीं लगता है कि किसमें कर, जैसे आप पेन खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, ठीक है, उसमें भी टैक्स लगा हुआ रहता है, लेकिन आपको नहीं पता चलता है। बस हम लोग क्या करते हैं, पेन का दाम देते हैं, लेकिन वही होता है जो टैक्स उसी में चला जाता है। इनकी उसी को अप्रत्यक्ष टैक्स कहा जाता है। और प्रत्यक्ष टैक्स जो होता है जो सामने से लिया जाता है। जैसे आप लोग टेम्पो स्टैंड में देखे होंगे, बस स्टैंड में देखे होंगे, कोई आदमी उसे टैक्स लेता है, वाइट टैक्स दे, और वह क्या करता है, रसीद कार्ड को देखता है, तो उसको हम प्रत्यक्ष टैक्स कहते हैं। ठीक है, जिसका अब अप्रत्यक्ष टैक्स जो हमको पता भी ना लगे और टैक्स भी चला जाए, उसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष टैक्स कहते हैं। गुड एंड सर्विस टैक्स क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28वां पे यानी कि 28 पे चलते हैं। तो 28 में क्या हो दिया हुआ? रुपये का प्रतीक किस वर्ष में अपनाया गया था? रुपये का प्रतीक जो है किस वर्ष से अपनाया गया था? रुपये का प्रतीक, जैसे रुपये का प्रतीक क्या होता है? ये होता है। तो रुपये का प्रतीक जो है, ये सिंबल जो है, कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? तो रुपये का प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया था? जल्दी बताइए। तो रुपये का प्रतीक अपना, भारत ने अपना मुद्रा प्रतीक 2000 कब किया गया था? 2010 में लिए थे। कब लिए थे? 2010 में। ये संकेत जो है कब लिए थे? 2010 में लिए थे। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। रुपये का प्रतीक कब लिए थे? 2010 में लिए थे। याद रखिए, 2010 में लिए थे। रुपये का प्रतीक कब लिए थे? 2010 में लिए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। अरे सॉरी, 29 को देखते हैं। 29 में देखें कि भारत में सबसे ज्यादा रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? अगर भारत में सबसे ज्यादा रोजगार की बात किया जाए, सबसे ज्यादा रोजगार रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो सबसे ज्यादा रोजगार जो है किस क्षेत्र में मिलता है? तो कृषि क्षेत्र में मिलता है। किस क्षेत्र में मिलता है? तो कृषि क्षेत्र में मिलता है। सबसे ज्यादा रोजगार के भारत का अधिकांश जनसंख्या जो है क्या होता है? यदि क्या है? कृषि पर डिपेंड है। क्या है? कृषि कृषि पर डिपेंड। इसलिए तो कृषि प्रधान देश बोला जाता है। कृषि, भारत को क्या बोला जाता है? कृषि कृषि प्रधान देश। कृषि प्रधान देश बोला जाता है। कृषि प्रधान देश बोला जाता है। गाँवों का देश कौन है? गाँवों का देश भारत है। गाँवों का देश कौन है? भारत हो गया। गाँवों का देश कौन हो गया? भारत हो गया। कृषि प्रधान देश कौन हो गया? भारत हो गया। भारत का अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर होता है, और सबसे ज्यादा रोजगार किसमें मिलता है? तो कृषि में मिलता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा रोजगार किसमें मिलता है? तो कृषि में मिलता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि 13 में क्या है कि नोटबंदी भारत में कब लागू हुई थी? नोटबंदी अगर भारत के देखा जाए तो नोटबंदी भारत में कब लागू हुई थी? तो नोटबंदी भारत में कब लागू हुई थी? तो ये कब लागू हुई थी? 8 नवंबर 8 नवंबर 8 नवंबर 2016 को लागू हुई थी। नोटबंदी भारत में कब किया गया था? तो 8 नवंबर 2016 को किया गया था। ठीक है, और क्या क्या बंद हुआ? तो 1,000 का क्या हुआ था? 1,000 और 500 का नोट बंद हो गया था। क्या कर दिया गया था? 1,000 और 500 का नोट क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। 8 नवंबर 2016 को। 2016 को। ठीक है, इसलिए क्या था? ताकि ब्लैक मनी बाहर निकल सके। क्या ब्लैक मनी बाहर निकल, लेकिन लोगों में कोई फायदा नहीं हुआ। ये झूठ मूठ है, अच्छी है, कोई फायदा नहीं हुआ था तब। तो इस समय से हमको कोई लिया दिया नहीं है। अरे आपको तो बस याद रखना है, बस पूछ देता है क्वेश्चन की नोटबंदी कब हुई थी? तो 8 नवंबर, छोटा डेट भी याद रखेगा, 8 नवंबर 2016 को हुआ था। 8 नवंबर कब? 2016 को हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 के आंसर की बात किया जाए, 30 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लास्ट तक देखें तो बहुत धन्यवाद। और अभी तक इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, और शेयर भी कर दें। चलिए धन्यवाद। ऐसे ही हम लोग लाते रहेंगे, ऐसे ऐसे जीटी हमारी मुट्ठी में होगी। ये सर्दी में वर्दी आपकी होगी। ये सर्दी ये सर्दी में वर्दी आपकी, अगर मेहनत मेरे साथ सर्दी में कर दी है तो वर्दी आपको दिलाने का
हम वादा करते हैं। यानी कि जीके जीएस नहीं छूटेगा, ये जान लीजिए, जीके जीएस नहीं छूटेगा। इसलिए आप डेली आइए, और हम लोग एनसीईआरटी के साइंस भी पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी का साइंस का भी वीडियो डलाता है, एनसीईआरटी का साइंस का भी वीडियो डलाता है, तो उसको भी आप जाके देखें। अभी तक फ्री क्लास हुआ है 3 क्लास। अगर आप जाकर देखें तो उसका निचोड़ है, एनसीईआरटी का निचोड़ है, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव ग्रहण करेंगे तो साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। हालाँकि इसमें भी साइंस हम लोग करवाएँगे, लेकिन वो जाके देखें तो बहुत फ़ायदा है। अभी तक नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, ठीक है? वो जाके चैनल पे लगा हुआ है। अगर बी स्पेशल का कोई तैयारी करते हैं तो इसमें ट्रेड और कंप्यूटर दोनों पढ़ाया जाता है। बी स्पेशल का जो तैयारी करते हैं दिसंबर में, उनका भी एग्जाम होने वाला है, तो इसमें ट्रेड और पढ़ाया गया है, ट्रेड और क्या कंप्यूटर, वो भी जाके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। यहीं तक आज क्लास रहेगी और फिर क्लास कल होगी।